स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में कुछ और नए फॉर्मूले सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखो, हम फॉर्मूलों को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं कि जितने भी फॉर्मूले हम प्रोबेबिलिटी में सीखेंगे उन्हें 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक जो जनरल फॉर्मूले हैं, दूसरा जो है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ही हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है ये वाले फॉर्मूले डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में यूज़ करेंगे। जनरल फॉर्मूले, डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूले सीख रहे हैं। जनरल फॉर्मूलों का मतलब है कि कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे डिपेंडेंट का चाहे इंडिपेंडेंट का, तो जनरल फॉर्मूले हमेशा अप्लाई हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। जैसा कि हमने देखो लास्ट क्लास में सीखा था कि इवेंट्स कितनी तरह की होती हैं, तो उनमें हमने देखा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं, एग्जॉस्टिव होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल इवेंट्स, इक्विलाइकली इवेंट्स, ये सब सीखी थी ना। तो देखो, जो जितनी इवेंट्स मैंने अभी बोली हैं, इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जॉस्टिव इवेंट है तो होने दो, सॉल्व करने में कोई नया मेथड नहीं आएगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो बस इतना ही होगा कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस आएगा। इंडिपेंडेंट है तो आंसर अलग आता है, डिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो जिस पर डिपेंड कर रही है पहले हमें वहाँ जाना होगा कि क्या हुआ, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट आंसर आएगा कि वो हैपन हुआ है तो आंसर कुछ और होगा, नहीं है तो कुछ और होगा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूले भी अलग होते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अलग होते हैं फॉर्मूले, डिपेंडेंट इवेंट्स के फॉर्मूले अलग होते हैं और जनरल फॉर्मूले अलग है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूले। जनरल फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला देखो आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला जरा मैं आपको यहाँ पर प्रूव भी करके दिखा रहा हूँ। देखो, ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों का अगर मिला दिया जाए तो ये जो सारा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया कहलाता है ए यूनियन बी। लेकिन अगर हम ए का एरिया और बी के एरिया को ऐड कर दें, ए प्लस बी, तो उससे क्या है कि दोनों के बीच में जो एक कॉमन एरिया है ये 2 बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें तो सब एक ही बार काउंट करना है। तो अगर ये 2 बार काउंट हो गया तो इसे हम एक बार ए यूनियन बी लिखकर माइनस कर देते हैं, तो फिर ये बिल्कुल सारा का सारा ए यूनियन बी के इक्वल आ जाएगा। मेरी बात समझ आई या नहीं आई सबको? ठीक है, देखो इससे पहले भी हमने कई बार ये वाला फॉर्मूला सीखा होगा। 9th 10th 11th 12th क्लास में भी शुरू हो जाते हैं ऐसे, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन है वो 2 बार काउंट हो गया तो एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 माइनस ए। देखो, अगर हम ये सारा यूनिवर्सल सेट है, देखो आप लोगों ने पहले इसको भी सीखा होगा, इसे यूनिवर्सल सेट कहते थे हम लोग सेट्स के अंदर, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो बीच में और लगा दिया है। यूनिवर्सल सेट और सैंपल स्पेस, सेट वाले चैप्टर के अंदर इसे यूनिवर्सल सेट कहते थे और प्रोबेबिलिटी में इसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इस पूरे की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। अच्छा, 100% केसेस इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये है हमारा ए सेट, ये सारा ए हो गया पूरा। मैंने सर्कल नहीं बनाया इस बार, डिफरेंट फिगर बनाई है। दिस इज ए एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो आप सोच के बताओ कि अगर ये ए है
और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ये क्या बच गया, ए डैश। ठीक है, तो 1 में से अगर हम a माइनस कर दें तो ये a डैश आ जाएगा। a डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस a। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला यहां से प्रूव हुआ, सेकंड फॉर्मूला यहां से हुआ, थर्ड देखते हैं। अगर हम a डैश का ही डैश निकाल दें तो क्या होगा, सपोज कर लेते हैं दिस इज a, जैसा पहले सपोज किया था, तो ये a डैश हो गया। ये सारा एरिया a डैश हो गया। तो a डैश का एक और डैश निकाल दें, तो जब भी अब किसी का डैश निकालते तो 1 में से माइनस कर देते हैं उसको। जैसे पूरा एरिया 1 था तो a ये वाला था, तो a डैश 1 में से a माइनस कर दिया, ये आ गया। अब ये a डैश है, 1 में से a से माइनस कर देंगे तो वापस ये आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो अल्टीमेटली बन जाएगा a विल बी इक्वल टू a डैश का डैश। a डैश का एक और डैश निकाल देंगे तो वापस a के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो ये था हमारा थर्ड फार्मूला। इन सबको नोट करो, फिर मैं ये लेफ्ट वाला पोर्शन मिटाकर आपको फोर्थ वाला फार्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। अच्छा, ठीक है, नोट करो जल्दी से। फोर्थ फार्मूला, फोर्थ में लिखा है a डैश यूनियन b डैश। ये यूनिवर्सल सेट है, लेकिन अब सीख लो, हम इसको आगे से सैंपल स्पेस यानी कि S बोला करेंगे। क्या बोलेंगे? S, सैंपल स्पेस। हमें निकालना है a डैश यूनियन b डैश। This is A, this is B। ये A है और ये B। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि A डैश किसके इक्वल है। तो देखो ये वाला A है, तो A डैश किसके इक्वल हो गया, इस सर्कल के बाहर वाला जो ये सारा एरिया है, ये सारा कहलाता है A डैश। तो देखो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये जो मैंने सारा शेड किया है, ये वाला सारा एरिया है A डैश। अब हमें निकालना है B डैश। तो B ये वाला सर्कल है और इसका डैश बनाएंगे, और इसकी शेड में अब जैसे इसकी शेड मैंने ऐसे करके की थी हॉरिजॉन्टल लाइंस में, इसकी शेड अब वर्टिकल लाइंस में कर रहा हूँ। B ये हो गया सारा B।
अपने को हो सकता है थोड़ा समझ में मुश्किल हो समझने में, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है। तो ये हमने देखा कि जब हमने ए डैश और बी डैश को शेड कर दिया, हमें इनका यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा कर दो, सारा एरिया। तो देखो, चाहे जहाँ पर एक बार शेड हो रही है चाहे 2 बार हो रही है, वो सारा यूनियन में आता है। तो हम देख रहे हैं कि इस वाले एरिया में एक बार शेड हो रही है और यहाँ पर भी एक बार हो रही है, लेकिन जो बाहर वाला एरिया यहाँ पर 2 बार हो रही है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दोनों को ऐड कर देना है, टोटल एरिया चाहिए। तो अल्टीमेटली चाहे एक शेड चाहे 2 शेड, हमें वो सारा एरिया चाहिए। तो हमने देखा ये सारा एरिया बिल्कुल सैंपल स्पेस के इक्वल बन रहा है, ठीक है। बस इसमें बीच वाला ये वाला एरिया नहीं आ रहा, ठीक है। तो देयरफॉर ए डैश और यूनियन बी डैश, जब ए डैश और बी डैश का यूनियन निकाला तो ये पूरा 1 एरिया बन गया, लेकिन उसमें से माइनस हो गया ये वाला थोड़ा सा एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो जैसे, तो उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, लाइक दिस 1 माइनस ए इज इक्वल टू ए का होल डैश, मतलब ए का डैश। ए तो अकेला ही, चाहे होल डैश लगाओ चाहे अंदर लगाओ एक ही बात है। तो 1 माइनस ए इक्वल टू ए डैश, तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ये हमारा 4th फार्मूला यहाँ पर मैंने प्रूव करके दिखाया, ठीक है। इसी तरह से अब हम 5th वाला फार्मूला देखते हैं। तो वो भी वैसे इसमें से प्रूव हो जाएगा, जो फिगर ये बनी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले वाली फिगर को डिस्टर्ब ना करें हम लोग, ठीक है। तो 6th फार्मूले को प्रूव करने के लिए, 5th को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर नई फिगर बना देता हूँ। ऐसा करते हैं, थोड़ा ए और बी हम नए ढंग से बना लेते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा सारा ए, ये वाला सारा, और ये वाला एरिया है सारा बी, और ये जो बीच का कॉमन एरिया है दोनों का, पहले जो कॉमन एरिया यहाँ आता था, ठीक है, अब वो एरिया यहाँ आ गया। और जो पहले ए यूनियन बी, ये सारा एरिया ए यूनियन बी कहलाता था, अब वो ये वाला ऊपर वाला सारा एरिया ए यूनियन बी हो गया। अच्छा, ठीक है, ए यूनियन बी में ये सारा एरिया आ गया। अच्छा, शेड नहीं कर रहा क्योंकि शेड मैं क्वेश्चन 5 के अकॉर्डिंग करूँगा। अच्छा, ये सारा ए, ये बी, और ये सारा एरिया ए यूनियन बी हो गया, और ये बीच वाला ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखते हैं ए डैश और बी डैश निकाल के उनका यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन। तो इससे ना शेड करना थोड़ा आसान हो। इसमें क्या है कि शेड चारों तरफ करना पड़ता था, अब इसमें क्या है कि सिर्फ 2 तरफ करना पड़ेगा, 2 तरफ से बंद कर दिया इसको, तो शेड करनी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए डैश, ये सारा हमने ए को बाहर वाला पोर्शन शेड कर दिया, ए डैश बन गया। अब बी के बाहर वाला पोर्शन शेड करेंगे तो वो बी डैश कहलाएगा। ये हो गया हमारा बी डैश। बी डैश। अब हमें इन दोनों का
इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एरिया निकालना है। कॉमन का मतलब जहाँ 2 बार शेड हो रहा है। अच्छा, तो देखो 2 बार शेड तो यहाँ हो रहा है, यहाँ से ए भी नहीं लिख सकता, पी भी नहीं लिख सकते, एल से शुरू करके बताता हूँ, एल एम एन ओ और ये पी, ये वाला जो एरिया है ये इसका आंसर आया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। तो अगर हम इस एरिया को ध्यान से देखें तो हमने देखा कि ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है वो छूट गया और ये नीचे वाला आ गया। इस लाइन से ऐसे और ऐसे इसके ऊपर वाला एरिया छूट गया। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला एरिया है ये है ए इंटरसेक्शन बी। तो अल्टीमेटली ये वाला एरिया आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला एरिया आया। और ये वाला सारा एरिया जो है इकट्ठा, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि ए यूनियन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये पूरा एरिया 1 के इक्वल हो गया, सैंपल स्पेस। तो दिस एरिया इज इक्वल टू 1 माइनस दिस एरिया, और 1 माइनस दिस बन जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश, बन गया। ध्यान से नोट कर लो। और आप चाहो तो इस वाली फिगर से भी आंसर निकाल सकते हैं बिना कुछ किए। ये सारा चार्ट दोबारा नहीं बनाना पड़ता, ऊपर वाली फिगर से ही आंसर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए डैश और बी डैश का कॉमन, कॉमन मतलब जहाँ 2 बार शेड हो रही है। तो आप देखो कि 2 बार शेड जो है वो यहाँ हो रही है, ये वाला, ये जो सारा बाहर का एरिया है। अच्छा, ये जहां मैंने डॉट्स लगा दिए, यस, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये वाला। लेकिन डॉट्स कहाँ नहीं आए, ये बीच वाले पोर्शन में नहीं आए। ये सारा एरिया कहलाता है ए यूनियन बी। तो हमने देखा कि जब हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना था वो बाहर वाला एरिया आया, और ए यूनियन बी ये अंदर वाला एरिया हो गया, और अंदर और बाहर दोनों का सम निकालेंगे 1 आ रहा है, तो बाहर वाला एरिया इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस ए यूनियन बी। तो 1 माइनस ए यूनियन बी इक्वल टू बन जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो नेचुरल है, नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये 5th फॉर्मूला भी हमने प्रूव कर दिया। तो अभी तक हमने जो 5 फॉर्मूले सीखे हैं इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ए यूनियन बी देखो बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, कई बार पहले भी सीखा हुआ है हमने। ए यूनियन बी ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना है इसको। ए डैश 1 माइनस ए, बी डैश 1 माइनस बी, सी डैश 1 माइनस सी। ये नहीं कहना कि बी डैश का फॉर्मूला तो सीखा ही नहीं, बी डैश का भी यही है, ए डैश का 1 माइनस ए तो बी डैश का 1 माइनस बी, और ए डैश का डैश तो वापिस ए के इक्वल आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश का डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा। यहाँ तक भी कुछ दिक्कत नहीं थी तीनों में। अब आइए बीच के 2 फॉर्मूले। तो इन दोनों फॉर्मूलों को अगर हमने यहाँ पर तो समझ ही लिया है, अब अगर हमें इनको याद रखना है तो वो ये है कि अगर अलग अलग डैश आ रहा है तो इकट्ठा डैश लगा दो बाहर, और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बना दो,
और इंटरसेक्शन था तो यूनियन बना दो। अलग अलग डैश थे, इकट्ठा डैश लगाओ, अलग अलग डैश है, इकट्ठा डैश लगाओ एक। लेकिन ऐसा करने से यूनियन का इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। वाह, कमाल हो गया। ठीक है, ये दो फॉर्मूले भी हमने सीख लिए। ठीक है, अब हम ये वाला 6th फॉर्मूला सीखेंगे। यहाँ पर आपको चार्ट बनाकर दिखाऊंगा। मिटा दें सारा। फॉर्मूला नंबर 6 प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखो इसमें भी ना मैं ए और बी एक नए ढंग से बनाऊंगा। तो जितने भी नए ढंग से बनाऊंगा ना वो सब आपके फ़ायदे के लिए हैं, समझना आसान हो जाएगा। आप चाहो तो पुराने वाली फिगर से भी सीख सकते हो। हमें चाहिए ये वाला 6th फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले तो हम बी बनाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा बी। देखो मैंने बी को सर्कल नहीं बनाया, रीज़न जिसका हमें डैश निकालना होता है ना, अगर सर्कल बना दो तो फिर वो बिल्कुल एक सन जैसा बन जाता है, सूरज किरणें चारों तरफ आ रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बी को थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे कि उसका बी डैश निकालना आसान हो जाए। तो देयरफॉर बी डैश की वैल्यू ये सारी हो गई कि नहीं हो गई? बी डैश। अब बनाना है हमें ए, तो ए को हम एक सर्कल की तरह बना लेते हैं। अच्छा, ठीक है, दिस इज ए। ध्यान से देख लो, ये सारा रेक्टेंगल बी, तो ये वाला रेक्टेंगल बी डैश और ये सर्कल ए। तो अब सोच के बताओ ए और बी में कॉमन क्या है? ये वाला एरिया ए और बी में कॉमन है। तो इस एरिया को हम कह सकते हैं कि ये है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये ए सर्कल और ये रेक्टेंगल में कॉमन क्या है? ये वाला एरिया ए और बी में कॉमन है, और ये वाला एरिया ए और बी डैश में कॉमन है। इस वाले एरिया को हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया। ये ए इंटरसेक्शन बी और ये ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इस फिगर से हमने सीखा देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी प्लस, इसके आगे प्रोबेबिलिटी भी लगा देते हैं, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो वापस पूरे ए के इक्वल आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों का सम निकाला, पूरे ए के इक्वल आया। तो अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है तो ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, लाइक दिस। और ये वाला जो 8th फॉर्मूला है इसमें मैंने बताया है ए माइनस बी भी ए इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल होता है। अच्छा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कर दो, ऐसा नहीं है। ए माइनस बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से बी का उतना ही पोर्शन माइनस करो जितना ए के अंदर आ रहा है। यानी पूरे ए में से ये वाला बी माइनस करना है, तो पूरा बी माइनस नहीं होगा, बी का उतना ही पोर्शन करेंगे जो ए के अंदर आ रहा है। ये वाला ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, तो मतलब जो ए और बी के दोनों का कॉमन एरिया है। तो अल्टीमेटली ए माइनस बी का फॉर्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रहा ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन बी, तो अल्टीमेटली इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो जैसे ये वाला 6 प्रूव हो गया वैसे 7 भी हो जाएगा। इस बार ए डैश इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, तो इसको हम ए लिख लेंगे, इसे बी लिख लेंगे, बस हो गया सारा। तो जैसे 7 प्रूव हो जाएगा वैसे ही 9th भी प्रूव हो जाएगा। अच्छा, ए डैश इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो बन जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए को हम बी इंटरसेक्शन ए डैश लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली बिल्कुल वही आंसर आया, बी इंटरसेक्शन ए डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, सेम आंसर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले भी हमारे सेम थे, मतलब जैसा 6 था वैसा ही 8 था, और जो 6th था बिल्कुल उसी के सिमिलर 7 था, और जैसा 7 था वैसा ही 9th है। 6 और 8 मैंने प्रूव करके दिखा दिए, 6th एंड 8th। ऐसे ही 7th और 9th में भी बस ए इंटरसेक्शन बी डैश के बदले बी इंटरसेक्शन ए डैश है, बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा। करना चाहते हो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा, फिर मैं इसी फिगर से चेंज करके 7th फॉर्मूला बना दूंगा। इस बार ये हो गया ए, तो ये हो जाएगा ए डैश, और इसका नाम हमने रखा बी। तो ये वाला पोर्शन तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पोर्शन हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी। डैश ए के ऊपर लग जाएगा, बी से हट जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला बनेगा ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पूरा बी, ए की जगह बी आ गया, और फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें, इसकी वैल्यू बी, इस ए की जगह आ जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये रहा, यही फॉर्मूला था, ए डैश इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और सेम ए माइनस बी के बदले अगर हमें b माइनस ए फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो b माइनस ए में हो जाएगा b माइनस, b में से कुछ माइनस करना है, लेकिन a माइनस करना है तो पूरा a माइनस नहीं होगा, पूरे b में से a का उतना ही पोर्शन माइनस होगा जितना b के अंदर आ रहा है, तो मतलब a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। तो बन जाएगा ये b माइनस ए इक्वल टू b माइनस ए इंटरसेक्शन b, b माइनस ए इंटरसेक्शन b। जैसा 7 था वैसा ही 9th है। अच्छा, 9th का भी सेम आंसर आएगा, एरो लगाया हुआ है। तो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आ गया, हमें ये 9 फार्मूले समझ में आ गए। ए यूनियन बी बेसिक फार्मूला, ए डैश 1 माइनस ए डैश का डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों का अलग अलग डैश है तो इकट्ठा डैश लगा देंगे, लेकिन बीच का साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यूनियन। और इसमें क्या है, जिसके ऊपर डैश नहीं है पहले वो आएगा, और बाद में बिना डैश के इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों में से जिसके ऊपर डैश नहीं है पहले वो आएगा, और बाद में उसका भी डैश हटाकर बी इंटरसेक्शन है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश, बी माइनस ए, तो बी पहले ऐसे ही, जिसके आगे माइनस आ रहा है वो समझ लो ए डैश है, अच्छा उसके ऊपर डैश लगा देना, और अल्टीमेटली आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, सारा नोट करो, फिर मैं आपको 10th वाला फॉर्मूला प्रूव करके दिखाऊंगा। अच्छा, देखो आप लोग देख ही रहे हो 10th फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, उसका रीज़न ये है कि 10th फॉर्मूला ना थोड़ा सा इस तरह से है कि इसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए इसको मैं जिस मेथड से करके दिखाऊंगा ना उस मेथड को आप फॉलो करोगे तो जस्ट हाफ मिनट में ये फॉर्मूला जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा अपने आप, हाफ मिनट से भी पहले, इवन इन 10 सेकेंड्स।
लेकिन शुरू में जब समझाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा सा 1-2 मिनट लग जाए, लेकिन समझ आ जाएगा। तो हम इसका फॉर्मूला जस्ट 10 सेकेंड्स में बना सकते हैं। हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा है? ए यूनियन बी डैश। 10th फॉर्मूला प्रूव करके दिखा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश। देखो ऐसा है, हमने ए इंटरसेक्शन बी डैश तो सीखा था। अब ये जो 10th फॉर्मूला है ये ए यूनियन बी डैश की वैल्यू बता रहा है, फाइंड करने के लिए कह रहा है हमें। तो अल्टीमेटली आप ये समझ लो कि इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। मतलब मैं प्रूव करके दिखा दूंगा अभी, तो जो आंसर आएगा वो उसका फार्मूला बन जाएगा, लेकिन वो आंसर थोड़ा सा इतना बड़ा है कि हम उसे नॉर्मली याद नहीं रखते। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ए यूनियन बी, तो जो हमने पिछले वाले फार्मूले सीखे हैं थोड़ा सा उनको अप्लाई करके देखते हैं। हमने सोचा ये यूनियन के बदले अगर इंटरसेक्शन होता तो कितना अच्छा होता, तो यही आंसर आ जाता। अच्छा यस, ठीक है, इंटरसेक्शन का फार्मूला तो हमें आता है ना। अब हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाए। तो हमें ध्यान आया, ओ फॉर्मूला नंबर 4 में यूनियन का इंटरसेक्शन बनाना हमने सीखा हुआ है, लेकिन वो तब आता था जब दोनों के ऊपर डैश हो तो इकट्ठा डैश लग जाता था और बाहर, और यहाँ पर अंदर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। तो हमने देखा कि दोनों जगह डैश तो है नहीं, तो इसके ऊपर डैश नहीं है। तो फिर हमें ध्यान आया कि डैश नहीं है तो हम लगा सकते हैं। देखो कैसे लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का एक और डैश, ए डैश का डैश लगा दो, ए के इक्वल होता है ना, और ये यूनियन बी डैश, तो ऐसा लिख सकते हैं हम इसकी जगह। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ये वाला डैश लगाया वो छोड़ दिया, अभी बी डैश का सिर्फ बी लिखा, वो डैश छोड़ दिया, और उन दोनों डैश के बदले बाहर एक डैश लगा दिया। ये डैश और ये डैश हट के बाहर आ गए, लेकिन ये अंदर वाला डैश ऐसे रहा। इससे क्या होगा, यूनियन की जगह आ जाएगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आ गया, और ये ऊपर होल डैश आ रहा है, तो पहले ऊपर वाले होल डैश को हटाने का फॉर्मूला है 1 माइनस दैट नंबर लिख सकते हैं। इसकी जगह लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, और जब ये ए डैश इंटरसेक्शन बी आया तो ये रहा उसका फॉर्मूला, हमने सीखा हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला सीखा हुआ है 1 माइनस, जिसके ऊपर डैश नहीं है पहले वो लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और माइनस फिर डैश हटाकर इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला था, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज द आंसर। आंसर एज वेल एज फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया इसका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर हम फॉर्मूले को एनालाइज करें तो हमने देखा कि बी का डैश आ रहा था, तो उसकी जगह 1 माइनस बी लिख दिया, और फिर सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी को हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ऐसे ही अगर हम 11th फॉर्मूला बनाएंगे तो बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर डैश था, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, जिसके ऊपर डैश था वो यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर डैश था यहाँ आ गया। 10th और 11th फॉर्मूले अल्टीमेटली बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, 10th प्रूव करके दिखा दिया, 11th बिल्कुल वैसा ही अपने आप हो जाएगा। सारा कुछ नोट करो, फिर मिटाएंगे, और फिर मैं आपको इसका 12th फॉर्मूला भी होता है वो भी लिख कर करवाऊँगा। अच्छा, अभी हम इसका 12th फॉर्मूला भी सीखेंगे।
नोट कर लो सारा कुछ। फॉर्मूला नंबर 12th फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जैसा पहला वाला फॉर्मूला था बिल्कुल वैसा ही है, ये 2 में था और ये 3 में आ गया। ए यूनियन बी, तो ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो हम एक ग्राफ बनाते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं इसको, और इसमें देखते हैं कि ये तीनों का यूनियन कहाँ आएगा, मतलब क्या होगा। ये हमने बनाया ए, ये बनाया ए, ये बनाया बी, और ये बनाया हमने सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है ये सारा एरिया बिना इंटरनल लाइंस के। इंटरनल लाइन तो सबको मिटा दिया जाए तो बस ये जो सारा एरिया है अंदर अंदर वाला, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने क्या किया, इसकी जगह लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए बी और सी पहले तीनों को ऐड कर दिया। इसके बाद हमें मालूम है जब ए और बी को ऐड करते हैं तो ए और बी के बीच का जो कॉमन एरिया है वो 2 बार काउंट हो जाता है, तो उसे 1 बार माइनस करना पड़ेगा। तो इसके बाद हमने क्या किया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया जो ए बी का कॉमन था, फिर जो बी सी में कॉमन है बी इंटरसेक्शन सी वो भी माइनस करेंगे, और फिर जो ए और सी में कॉमन है ए इंटरसेक्शन सी वो भी माइनस कर देंगे। तो हमें लग रहा है फॉर्मूला सही हो गया, तो जरा चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो ए में कौन कौन से एरिया आ गए, ये वाला एरिया है पूरा। तो मैं ना इनके एक एक सेक्टर को, एक एक पार्ट को अलग अलग नंबर डाल देता हूँ। जैसे ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो जब हमने ए की बात की तो ए के अंदर कौन से नंबर आ रहे हैं, 1, 4, 5, 7। फिर बी की बात की तो बी में आ रहे हैं 2, 5, 6, 7। और फिर जब सी की बात की तो 3, 4, 6, 7। लेकिन ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, इस पूरे आंसर की वैल्यू आएगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। बस सब नंबर एक एक बार आने चाहिए, तब बनेगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी। लेकिन हमने देखा कि जब हम इन दोनों को तीनों को ऐड करते हैं तो पहले 5, 7 इधर आ रहा था, वो 5, 7 इसमें भी आ गया। फिर 6 और 7 इसमें भी आ रहा था, तो 6, 7 इसमें भी आ रहे हैं। और फिर 4 और 7 इसमें भी आ रहा था, 4 और 7 इसमें भी आ रहा है। तो नेचुरल है कि कई नंबर 2, 2, 3, 3 बार आ गए इसमें। ठीक है, तो उनको माइनस करने के लिए फिर हमने क्या किया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये ए और ये बी,
तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। 5 एंड 7, तो इसमें से हमने 5 एंड 7 को बाहर माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर हमने लिखा माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये है बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें 2 नंबर आएंगे 6 एंड 7, तो इन दोनों को माइनस कर दिया, अच्छा बाहर माइनस आएगा। और तीसरा है ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए और ये रहा सी, तो ये इनका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन सी। 4 एंड 7, तो देखो अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो अपने मन में समझ लेना कि दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो 5 का प्लस 5 माइनस कट गया, 7 प्लस 7 माइनस कट गया, 6 का प्लस 6 माइनस से कट गया, 7 का प्लस 7 माइनस से कट गया, 4 का प्लस आ रहा है, ये 4 माइनस से कट गया, ये 7 का प्लस 7 माइनस से कट गया। तो अगर हम अब जो बचा है इसे अगर देखें तो क्या आंसर आया, 1 प्लस 4, 2 और 5, 3 और 6, तो अल्टीमेटली हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 सब एक एक बार आ गए, लेकिन 7 नहीं आया, 7 नहीं आया इसमें। मतलब ये कि जब हमने ए बी सी तीनों का ऐड किया था ना, तो वो 7 7 7 तीनों में आ रहा था, वो 3 बार आ गया था। लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी माइनस किया, तो वही 7 7 7 3 बार माइनस होकर पूरा कट गया। लेकिन जो 5 था वो सिर्फ 2 बार आ रहा था, 5 5, लेकिन एक बार माइनस हो गया, ठीक है। 6 जो था वो 2 बार आ रहा था, 6 और 6, लेकिन एक बार माइनस हो गया। 4 जो था वो 2 बार आ रहा था, 4 और 4, लेकिन एक 4 कट गया, एक रह गया। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि जो ये वाला पोर्शन था ना 7 नंबर वाला, ये वाला, ये 3 बार ऐड हुआ और तीनों बार माइनस हो गया। तो यानी कि ये वाला पोर्शन तो फॉर्मूले में हट ही गया। तो मतलब अभी हमारा फॉर्मूला पूरा बना नहीं है, इसमें थोड़ा सा 7th वाला पोर्शन और ऐड करना पड़ेगा। तो 7 जो है वो ए बी और सी तीनों में कॉमन है, तो उसको ऐड करना है हमें। तो उसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब जब ये मैंने प्लस किया तो प्लस एक 7 और आ गया, तो ये प्लस 7 और आ गया। नाउ ये बन गया 1 2 3 4 5 6 7, सबका सम बन गया। मेरी बात समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही? तो ये फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि सही बन गया। इसका फॉर्मूला है ये वाला, नोट कर लो सारा कुछ। ये फॉर्मूला बन गया, जो इसके साथ फॉर्मूला ये लिखा था यहाँ भी नोट कर दिया मैंने।
नोट करो सारा। तो ये टोटल 12 फॉर्मूले हैं, इतने ही हैं बस, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जिनमें हमें ये सब कुछ फाइंड करने के लिए बोला होगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया है 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है हमें 3/8 और सी दिया है हमें 1/4। ठीक है, ए की वैल्यू दी हुई है हमें 3/8, 3/4, बी 3/8, सी 1/4। और हमें आप ये समझ लो कि ये 12 के 12 आंसर फाइंड करने हैं। 12th नहीं हो सकता, उसके लिए सी लिखना पड़ेगा। तो ये 11 वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। अच्छा, ये तो ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, तो सी भी लिखना पड़ेगा। ओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। वो सी नहीं था, तीसरा ए और बी और इंटरसेक्शन बी दिया, लाइक दिस ए बी इंटरसेक्शन बी। हमें ये 11 वैल्यूज फाइंड करनी है। टोटल 11 फॉर्मूले होते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारी वैल्यूज फाइंड करके दिखा रहा हूं। तो फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट, तो सॉल्व करेंगे इसको। 3/4, 3/8, 1/4, एलसीएम निकालकर माइनस कर देंगे। दैट विल बिकम, अपने आप फाइंड करके मेरे को बताओ कितना आंसर आया। सेवन बाई 8। सेकेंड पार्ट में फाइंड करने के लिए कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश फाइंड करो। दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। 1 माइनस 3/4 माइनस करेंगे 1/4 आंसर आ जाएगा। अच्छा, और ये तो हमें मालूम ही है, ए डैश का एक और डैश निकालेंगे तो वापस ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए डैश की वैल्यू 1/4 आ गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का एक और डैश लिख दिया, तो लिख दिया इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ए डैश का डैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। दैट विल बी 1 माइनस ए डैश की वैल्यू है 1/4, तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो वापस 3/4 आएगा, और वही 3/4 हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर था। ठीक है, तो प्रूव हो गया ए डैश का डैश इक्वल टू ए। फोर्थ पार्ट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। फॉर्मूला है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमने पहले से फाइंड करके रखा हुआ है। ए, अच्छा फाइंड नहीं किया, गिवन ही है हमें, ए इंटरसेक्शन बी 1/4, तो बन गया 1 माइनस 1/4 3/4। तो इसमें आप ये मत समझना कि 3/4 आ गया है तो वापस ए के इक्वल हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आंसर है वही लिखना है हमें। अच्छा,
फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको लिखा हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का आंसर हमने निकाला हुआ है, दैट इज 7/8। 1 माइनस 7/8 1/8। नहीं निकाला होता तो यही निकाल कर दिखा देते। अच्छा ठीक है। सिक्स्थ पार्ट में फाइंड करने के लिए क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए 3/4 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1/4, माइनस करके 2/4 कट के 1/2 हो जाएगा। अच्छा सॉल्व अपने आप कर लेना, सॉल्व करके कट के यही आंसर आ जाएगा। सेवंथ, ए डैश इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी 3/8 माइनस 1/4, माइनस करके आप लोग बताओ क्या आंसर आएगा, 1/8। तो सेवन्थ के बाद देखो एट्थ और नाइन्थ का आंसर तो बिल्कुल सेम रहेगा जो सिक्स्थ और सेवन्थ का था। सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ सेम आंसर, छोड़ देते हैं उसको, ये दोनों साथी हो गए। 10th 7, 8, 9, 8, 9 को करने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर आएगा। 10th ए यूनियन बी डैश, तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है, चाहो तो वही 2-3 स्टेप लगाकर दोबारा फाइंड कर सकते हो, चाहे इसे याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मैंने लिखवा दिया तो मैं इसी से करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/8 और प्लस ए इंटरसेक्शन बी 1/4। सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 7/8। सेवन बाई 8 आंसर आ गया। इलेवेंथ ए डैश यूनियन बी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 3/4 और प्लस 1/4। सॉल्व करके 1/2 आंसर आ जाएगा। 1 माइनस 3/4 1/4, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 कट के 1/2। यस, तो अल्टीमेटली हमने आज प्रोबेबिलिटी के जनरल फॉर्मूले सीखे। जनरल फॉर्मूले जो हैं ये कैन बी अप्लाइड in dependent as well as independent events। ठीक है, तो जितने भी जनरल फॉर्मूले हैं 12 फॉर्मूले, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो कि इवेंट्स डिपेंडेंट हैं, चाहे लिखा हो इंडिपेंडेंट है, हम इन फॉर्मूलों का यूज़ किसी भी केस में ही कर सकते हैं।
ठीक है, ये आप सारा नोट कर लो। बाकी हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट केस के फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नोट करो सारा। तो आप लोग